मेरा नाम भीमराव है, बाबा साहेब नहीं, डॉक्टर अंबेडकर नहीं, सिर्फ भीमराव। एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया था अगर मैंने लड़ना न सीखा होता। आज जब मैं अपने अतीत को देखता हूं तो मुझे एक छोटा सहमा हुआ बच्चा याद आता है। एक बच्चा जिसकी आंखों में सवाल थे पर होठों पर ताला लगा था। वो बच्चा जिसे सिर्फ इसलिए इंसान नहीं माना जाता था क्योंकि उसका जन्म एक खास घर में हुआ था। मेरा जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रांत में हुआ था। हमारे पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल सेना में थे। वे एक महार जाति से थे। महार यानी वो शब्द जो भारत में सदियों से अपमान और अस्पृश्यता का पर्याय रहा है। पिताजी सेना में थे, इसलिए हमें कुछ हद तक बेहतर माहौल मिला, पर वो सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर था। जैसे ही हम उस दरवाजे से बाहर निकलते, दुनिया हमें छूने से भी इनकार कर देती थी। मुझे याद है, मेरे पिता की रिटायरमेंट के बाद हम सतारा जिले के एक गांव में आ गए थे। वहां की पाठशाला में जाना मेरी जिंदगी का पहला और सबसे कड़वा अनुभव था। स्कूल, ये तो ज्ञान का मंदिर होना चाहिए था, पर मेरे लिए ये अपमान का कै दिए खा आना बन गया। हम बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। हमें क्लासरूम के बाहर जमीन पर कोने में बैठना पड़ता था। हमारी बिछाई हुई टाट पट्टी को भी कोई छूता नहीं था, और जब छुट्टी होती थी तो वही टाट पट्टी हमें उठानी पड़ती थी और घर ले जानी पड़ती थी ताकि वो अशुद्ध न हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक बच्चा जिसे ज्ञान चाहिए पर उसे ये एहसास कराया जाता है कि वो गंदगी है। और पानी, हाँ पानी, वो जीवन का स्रोत जो सबके लिए समान होना चाहिए, पर मेरे लिए वो भी प्रतिबंधित था। प्यास लगती थी पर मैं खुद पानी नहीं पी सकता था। स्कूल में एक चपरासी था, उसे पता होता था कि ये अछूत लड़का प्यासा होगा। वो ऊंचाई से मेरे हाथों पर पानी डालता था। वो पानी मेरे हाथ को छूता था, पर वो बर्तन नहीं छूता था। इसे पानी पिलाना नहीं कहते, इसे दया दिखाना कहते थे, जो अपमान से कम नहीं था। वो चपरासी मेरा पानी का इंचार्ज था। अगर वो स्कूल ना आता तो मुझे दिन भर प्यासा रहना पड़ता। कई दिन ऐसे गुजरे हैं जब मुझे इतनी प्यास लगी कि मेरा गला सूख गया, पर मैं पानी नहीं पी सका क्योंकि मेरा पानी का इंचार्ज छुट्टी पर था। मैं पूछता था अपने आप से, क्या भगवान ने मुझे बाकी बच्चों से अलग बनाया है? क्या मेरे शरीर में बहने वाला रक्त किसी और रंग का है? लेकिन इन सब के बीच मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण थी। मेरे पिता सूबेदार रामजी, वे जानते थे कि शिक्षा ही इस गुलामी को तोड़ सकती है। वे हमें महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाते थे, पर साथ ही कबीर और बुद्ध के उपदेश भी पढ़ाते थे। पिताजी ने एक बार मुझसे कहा था, भीम देखो, तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पास कोई धन नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक ही हथियार है, ज्ञान। यह ज्ञान ही तुम्हें इंसान बनाएगा। पिताजी ने बहुत कष्ट सहे। अपनी छोटी सी पेंशन और कम आय में भी उन्होंने हमारे पढ़ने के लिए रात दिन मेहनत की। जब मेरे भाई बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी तब भी पिताजी ने मुझसे कहा, तुम मत छोड़ना, तुम पढ़ो, इतना पढ़ो कि कोई तुम्हारा मुकाबला न कर सके। पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत सी चीजें बेचीं। वे मुझे किताबें खरीद कर देते थे जो मेरी दुनिया थीं। जब मैं रात को पढ़ता था तब वे मेरे पास बैठकर मेरी निगरानी करते थे ताकि मेरी नींद न टूट जाए। उन्होंने मेरे भीतर वो आग जलाई जो कभी बुझी नहीं। फिर एक और घटना याद आती है। एक बार हम सतारा से कोरेगांव जा रहे थे। पिताजी को रिसीव करने जाना था। हम स्टेशन पर उतरे। हमारे कपड़े अच्छे थे, इसलिए स्टेशन मास्टर को लगा कि हम उच्च जाति के लोग हैं। उन्होंने हमसे पूछा, तुम कहाँ जाओगे? हमने कहा, कोरेगांव। तुम कौन हो? मैंने कहा, हम महार हैं। बस वो एक शब्द महार, स्टेशन मास्टर का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में पहले जो सम्मान था वो नफरत में बदल गया। ट्रेन चली गई। हमारे पास कोई साधन नहीं था। हमने स्टेशन मास्टर से गुहार लगाई कि हमें बैलगाड़ी दिलवा दो, लेकिन कोई भी बैलगाड़ी वाला हमें अपनी गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सवारी नहीं करवाएंगे, तुम्हारा स्पर्श हमारे बैलों को अपवित्र कर देगा। हाँ, इंसान को नहीं, जानवर को अपवित्र कर देगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस देश में हम जानवर से भी बदतर हैं। आखिरकार एक गाड़ी वाला तैयार हुआ, पर एक शर्त पर। हमें 2 गुना किराया देना होगा और हमें गाड़ी के अंदर नहीं बाहर बैठना होगा। और गाड़ी हाँकेगा कौन? मैं और मेरा बड़ा भाई। हम दोनों बच्चों ने गाड़ी हाँकी। बैलगाड़ी के पीछे हम चलते रहे और गाड़ी वाला अंदर बैठा रहा। वो हमारे पीछे से गाड़ी को चला रहा था ताकि हमें छूना न पड़े। उस सफर का दर्द आज भी मेरे दिल में चुभता है। लेकिन मैं रोया नहीं। मैंने अपने आंसुओं को सुखा लिया। मैंने तय कर लिया कि इस अपमान का बदला मैं बंदूक से नहीं बल्कि कलम से लूंगा।
मैं इस पूरी व्यवस्था को बदल दूंगा। मैंने मुंबई में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। वहां भी वही सब। अपमान की दीवारें मेरा पीछा नहीं छोड़ती थीं, पर मेरी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब संकल्प था। मैंने पढ़ाई में अपनी पूरी जान लगा दी। मुझे पता था कि डिग्री मेरी ढाल बनेगी और ज्ञान मेरा अस्त्र। मैट्रिक की परीक्षा पास करना मेरे लिए सिर्फ एक शिक्षा का मील का पत्थर नहीं था, ये मेरे समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। हमारे गांव में जश्न मनाया गया। कॉलेज की पढ़ाई। एल्फिंस्टन कॉलेज। आर्थिक तंगी बहुत थी, पर मेरे मन में अब एक ही ध्येय था, मुझे उस ज्ञान के शिखर पर पहुंचना है जहां से मैं इस समाज की गंदगी को जड़ से उखाड़ सकूं। फिर वो क्षण आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने मुझे अमेरिका में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। 1913 जब मैं जहाज पर चढ़ रहा था तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मेरा देश था, पर वो मेरा घर नहीं था। मेरा घर वो अमेरिका था जहां मैं इंसान बनकर पढ़ सकता था। मेरी आंखों में एक चमक थी। ये चमक उम्मीद की थी। उम्मीद कि अब मैं लौटकर आऊंगा तो सिर्फ एक भीमराव बनकर नहीं, बल्कि डॉक्टर भीमराव बनकर आऊंगा, जो अपने हजारों लाखों भाई बहनों को इस अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाएगा। वो जहाज भारत से दूर जा रहा था, पर मेरा दिल भारत में ही था, मेरे लोगों के दर्द में। ये मेरी शुरुआत थी, एक महान मिशन की शुरुआत, एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत जो मेरे अकेले के दम पर नहीं, बल्कि मेरे लोगों के आत्मसम्मान के दम पर लड़ी जानी थी। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क पहुंचा। ये वो जगह थी जिसने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। वहां कोई मुझे महार कहकर नहीं बुलाता था। वहां मेरी पहचान सिर्फ मेरी अक्ल और मेरी जिज्ञासा थी। किताबें, ओह, वे मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं। मुझे याद है, मैं लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता था। मुझे ज्ञान की इतनी प्यास थी कि मैं पानी की प्यास भी भूल जाता था। मैं एक अछूत के रूप में भारत में कभी भी कहीं भी अपनी मर्जी से किताबें नहीं छू सकता था, पर यहां हर ज्ञान का दरवाजा मेरे लिए खुला था। मैंने वहां अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति की गहराइयों को समझा। मैं सिर्फ डिग्री नहीं ले रहा था, मैं अपने देश की बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था। मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस लिखी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त पर। मैंने सिद्ध किया कि कैसे एक व्यवस्था, चाहे वो विदेशी हो या सामाजिक, हमेशा शोषण पर टिकी होती है। मेरी समझ में आया कि भारत की गरीबी का मूल कारण सिर्फ अंग्रेज नहीं है, बल्कि यहाँ की जाति व्यवस्था है, जो एक वर्ग को हमेशा के लिए संसाधनों और शिक्षा से दूर रखती है। फिर मैंने एक और शोध किया, भारत में राष्ट्रीय लाभांश। इस अध्ययन ने मेरे विचारों को और मजबूती दी। ज्ञान की इस भूमि पर मैंने जो पाया वो ये था कि समानता ही राष्ट्र की असली पूंजी है, और जहां असमानता है वहां गुलामी है। अमेरिका में मैंने आजादी को महसूस किया, पर मेरे दिल में हमेशा भारत की दर्द भरी आवाज गूंजती रहती थी। मेरे लोग जो आज भी अपमान की आग में जल रहे थे। मैंने तय किया कि इस ज्ञान को मैं अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की मुक्ति के लिए इस्तेमाल करूंगा जिन्हें हजारों सालों से दबाया गया है। 4 साल बाद 1917 में मेरी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई। मुझे भारत लौटना था। मैं महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का आभारी था, पर अब मेरी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान मेरा इंतजार कर रहा था। मैं अमेरिका से एक ज्ञानवान व्यक्ति बनकर लौटा था, पर भारत में मैं सिर्फ एक अछूत था। महाराजा गायकवाड़ ने मुझे बड़ौदा रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया। मुझे लगा था कि मेरी उच्च शिक्षा और मेरा सरकारी ओहदा कम से कम दफ्तर में तो मुझे सम्मान दिलाएगा, पर मैं गलत था। ये अपमान मेरे बचपन से भी ज्यादा तीखा था। दफ्तर में कोई मेरे पास नहीं बैठता था। जब मैं किसी चपरासी को कोई फाइल या कागज देता तो वे उसे हाथ से नहीं लेते थे, वे उसे जमीन पर फेंक देते थे या मेज पर दूर से सरका देते थे। जैसे ही मैं दफ्तर में आता, मेरे सहकर्मी दूरी बना लेते थे। मुझे अपने दफ्तर में कोई चपरासी नहीं मिला। बाकी सभी अफसरों के पास थे, पर मेरे पास नहीं। क्यों? क्योंकि कोई चपरासी मेरे जैसे अपवित्र व्यक्ति की सेवा करने को तैयार नहीं था। ये रोज का दर्द था, एक दिन की बात नहीं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने 3 महाद्वीपों में ज्ञान लिया हो, उसे अपने ही दफ्तर में अछूत समझा जाए, ये मेरे सीने में तीर की तरह चुभता था। पर सबसे भयानक घटना तब हुई जब मुझे रहने की जगह नहीं मिली। मेरे पद के हिसाब से मुझे सरकारी आवास मिलना चाहिए था, पर मेरी जाति के कारण मुझे मना कर दिया गया। मैंने पूरा बड़ौदा शहर छान मारा। मैं बड़े बड़े होटल गया, धर्मशालाएं गया, हर जगह मुझे साफ मना कर दिया गया। मेरी डिग्री, मेरा सूट, मेरा अंग्रेजी बोलना सब कुछ बेकार हो गया। मेरी पहचान सिर्फ मेरी अछूत जाति थी। हार मानकर मैंने एक पारसी धर्मशाला में शरण ली। मैंने सोचा कि पारसी लोग छुआछूत नहीं मानते, इसलिए मैं वहां सुरक्षित रहूंगा। मैंने उनसे झूठ कहा कि मैं एक पारसी हूं जो बॉम्बे से आया है। मुझे वहां रहने की जगह मिल गई।
ये एक छोटा गंदा कमरा था, पर कम से कम एक छत तो थी। पर यह शांति सिर्फ 11 दिनों तक रही। 11वें दिन कुछ पारसियों को पता चल गया कि मैं महार जाति से हूं। उन्होंने मेरी पहचान उजागर कर दी। अगले दिन सुबह मुझे याद है वो दृश्य, गुस्से से भरे हुए, मजबूत और लंबे, कम से कम 1 दर्जन पारसी लोग लाठियां लेकर मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, तुमने हमें धोखा दिया, तुम अछूत हो, निकलो यहां से। मैं डरा हुआ था, मेरी जान खतरे में थी। मैंने उनसे विनती की, मुझे आज रात तो रहने दो, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। मेरी सारी चीजें ले लो, पर मुझे मारो मत। वे नहीं माने। उन्होंने मेरे सामान को खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरी किताबें, मेरे कपड़े, सब कुछ जमीन पर बिखरा पड़ा था। उन्होंने मुझे धर्मशाला से बाहर निकाल दिया। सड़क पर मेरे पास कोई जगह नहीं थी। मेरे पास कोई दोस्त नहीं था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मेरा ज्ञान, मेरा पद, सब कुछ धरी की धरी रह गई। रात का अंधेरा छा रहा था। मैंने बड़ौदा के उस सुनसान स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे रात बिताई। बारिश होने लगी। मैं ठंड और डर से कांप रहा था। मेरे पास मेरी कुछ किताबें थीं जिन्हें मैंने किसी तरह भीगने से बचाया। पूरी रात मैं आंखें खोलकर बैठा रहा। मेरे मन में कोई डर नहीं था, बस एक आग जल रही थी। उस रात मेरी सारी आशाएं और भ्रम चूर चूर हो गए। मुझे एहसास हुआ कि इस देश में शिक्षा और पदवी से ज्यादा ताकतवर जाती है। उस रात मैंने अंतिम प्रतिज्ञा ली। ये अपमान मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं था, ये मेरी पूरी कौम का अपमान था। मैंने बड़ौदा की नौकरी छोड़ दी। मैंने तय किया कि अब मैं किसी राजा या सरकार की सेवा नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ अपने लोगों की सेवा करूंगा। मेरा जीवन अब पूरी तरह से इस अस्पृश्यता की जड़ को उखाड़ने के लिए समर्पित होगा। मैंने तुरंत मुंबई का रास्ता लिया, पर मेरा मिशन अभी अधूरा था। मुझे और ताकत चाहिए थी, मुझे और हथियार चाहिए थे। मुझे अपने विरोधियों को उनके ही नियमों से हराना था। इसलिए मैंने एक बार फिर हिम्मत की। मैंने पैसे जोड़े और 1920 में मैं फिर से यूरोप के लिए रवाना हुआ। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे कानून का अध्ययन करना था, बैरिस्टर बनना था। अगले 3 साल मैंने लंदन में भयानक गरीबी में गुजारे। मैं दिन में पढ़ता था, रात में लाइब्रेरी में सोता था। किताबों के बीच ही मेरा जीवन था। मैंने कानून की सबसे ऊंची डिग्री हासिल की, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। जब मैं 1923 में भारत लौटा तो मेरे पास 5 उच्च डिग्रियां थीं, पर मेरे दिल में उस रात बड़ौदा के स्टेशन पर लिया गया संकल्प सबसे बड़ा था। मैं अब तैयार था। मेरे हाथ में कानून की ताकत थी, मेरे दिमाग में ज्ञान का प्रकाश था और मेरे दिल में मेरे लोगों का दर्द था। अब वक्त था इस ज्ञान और ताकत को संघर्ष में बदलने का। मैंने मुंबई में वकालत शुरू की, पर मेरा मन पैसों में नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की मुक्ति में लगा था जो सदियों से गुलाम थे। मैंने फैसला कर लिया था, अब मेरा काम कानून की अदालत में नहीं, बल्कि समाज की अदालत में था। सबसे बड़ी चुनौती थी उस डर को तोड़ना जो मेरे लोगों के मन में घर कर गया था। वे सदियों से सिर झुकाकर जीने के आदी थे। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। वे मूक थे, मुझे उनकी आवाज बननी थी। 1924 का साल। मैंने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये सिर्फ एक संस्था नहीं थी, ये एक प्रतिज्ञा थी। बहिष्कृत यानी वे लोग जिन्हें धर्म और समाज ने बाहर निकाल दिया था। मैंने उन्हें अछूत नहीं, बल्कि बहिष्कृत कहकर समाज के मुंह पर एक तमाचा मारा। मेरा नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा, हां, शिक्षा ही वो पहला कदम था। मैंने जगह जगह जाकर लोगों से कहा, अपना पेट काटो, पर अपने बच्चों को पढ़ाओ। ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये ऐसा हथियार है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मैंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले, उनके लिए हॉस्टल शुरू किए। मेरे पास पैसा नहीं था, पर मेरे पास लोगों की भावना थी। मैंने उन्हें समझाया कि ये कोई दान नहीं है, ये भविष्य की क्रांति का निवेश था। संगठन के साथ साथ मेरे शब्दों को लाखों लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। मैंने अखबार शुरू किए, पहले मूक नायक, मूक लोगों का नेता, फिर बहिष्कृत भारत। ये अखबार सिर्फ कागज के पन्ने नहीं थे, ये मेरे लोगों की दबी हुई आहें थीं। मैंने सीधे सीधे रूढ़िवादिता पर हमला किया। मैंने लिखा, तुम्हारी समस्याओं का हल भीख मांगने में नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने में है। अपनी बात बोलो, अपना अधिकार मांगो। अखबार चलाने के लिए मुझे अपनी निजी किताबें बेचनी पड़ी, अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। पर मुझे पता था, जब तक शब्द नहीं बोलेंगे तब तक लोग नहीं जागेंगे। 1927 में मुझे बंबई विधान परिषद में काम करने का मौका मिला।
ये पहला मौका था जब मेरे जैसा व्यक्ति, जिसे कभी पानी पीने की इजाजत नहीं थी, वो कानून बनाने वाली संस्था में पहुंच गया। मैंने वहां जाकर अस्पृश्यता को कानूनी तौर पर खत्म करने की लड़ाई शुरू की। लेकिन मैं जानता था कि कानून बनाने से पहले जमीन पर लोगों को लड़ना होगा, उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। और इसी सोच ने जन्म दिया महाड़ सत्याग्रह को। महाड़ कोंकण का एक छोटा सा कस्बा। वहां एक तालाब था, चवदार तालाब। सरकारी रिकॉर्ड कहते थे कि यह तालाब सार्वजनिक है, पर परंपरा कहती थी कि अछूत इसका पानी नहीं छू सकते। ये तालाब सिर्फ पानी नहीं था, यह अपमान का प्रतीक था। मैंने 1927 में अपने संगठन को आदेश दिया। हजारों लोग महाड़ पहुंचे। वे सिर्फ अछूत नहीं थे, वे मेरे सैनिक थे। वे लोग दूर दूर के गांवों से पैदल चलकर आए थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक नया संकल्प था। उनकी आंखें पहली बार डर से नहीं, उम्मीद से भरी हुई थीं। जब हमारा जुलूस तालाब की ओर बढ़ा, मैं सबसे आगे था। मेरे पीछे हजारों महिलाएं और पुरुष। वे सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चल रहे थे। उस पल मैंने महसूस किया, गुलामी की जंजीरें टूट रही हैं। हम तालाब के पास पहुंचे। मैंने झुककर अपने हाथों से उस तालाब का पानी उठाया। सदियों के अपमान को पानी में घोलकर मैंने वो आत्मसम्मान का पहला घूंट पी लिया। वो पानी नहीं था, वो गुलामी के विरुद्ध जीत का पहला स्वाद था। मेरे पीछे खड़े हर व्यक्ति ने वो पानी पिया। उनकी आंखों से जो आंसू निकले वे दर्द के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। उन्हें पहली बार लगा कि वे भी इस देश के इंसान हैं। पर यह क्रांति कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। जैसे ही हम सभा से वापस लौट रहे थे, रूढ़िवादी ताकतों ने हमें घेर लिया। वे लाठियां लेकर आए थे। वे चिल्ला रहे थे, तुमने तालाब को अपवित्र कर दिया, तुम्हें मार डालो। उन्होंने हम पर हमला किया। मेरे शांतिप्रिय लोगों पर बेरहमी से वार किया गया। उनके सिर फूटे, लहू बहा, पर उन्होंने पलटकर वार नहीं किया। मैंने अपने लोगों से कहा, हिंसा हमारा जवाब नहीं है। हमारा जवाब हमारी एकता और हमारा आत्मसंयम है। पुलिस ने भी हमें बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने उस हमले के दर्द को अपने सीने में दबा लिया, पर उस हमले ने मेरे संकल्प को और मजबूत कर दिया। इस हमले के बाद उन लोगों ने चवदार तालाब को फिर से शुद्ध करने के लिए गोबर और गोमूत्र डालकर उसे धोया। ये अपमान बहुत गहरा था। ये साबित करता था कि इस समाज में एक जानवर को इंसान से ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस घटना के बाद मैंने फैसला किया कि अब इस व्यवस्था की जड़ पर हमला करना होगा। वह व्यवस्था जिसने इस असमानता को धर्म के नाम पर जायज ठहराया। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में हजारों लोगों के सामने मैंने मनुस्मृति को जला दिया। मनुस्मृति, ये वो ग्रंथ था जिसने सदियों तक मेरे लोगों को अछूत और गुलाम बनाकर रखा था। जब उसकी प्रतियां आग में जल रही थीं, तो वह सिर्फ कागज नहीं जल रहा था, वह हजारों साल का अन्याय, अपमान और शोषण जल रहा था। वो सामाजिक क्रांति की आग थी जो पूरे देश में फैल गई। महाड़ ने मेरे लोगों को आत्मसम्मान दिया और मनुस्मृति दहन ने उन्हें बताया कि हम इस धर्म व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। इसके बाद मैंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया। 5 साल तक मेरे लोग नासिक के उस मंदिर के दरवाजे पर खड़े रहे। उन्हें मार पड़ी, उन्हें अपमानित किया गया, पर वे नहीं हटे। मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो सामाजिक सम्मान का प्रतीक था। पर मुझे एहसास हुआ कि हम धार्मिक लड़ाई में उलझकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मंदिर के दरवाजे खुल भी गए तो भी मेरे लोगों को राजनीतिक ताकत नहीं मिलेगी। मैंने उनसे कहा, अब हमें मंदिर के दरवाजे तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें उस सत्ता के दरवाजे खोलने हैं जहां से देश का कानून बनता है। महाड़ और मंदिर सत्याग्रह ने मेरे लोगों को लड़ने की ताकत दी। अब वक्त था इस ताकत को राजनीतिक हथियार में बदलने का और दुनिया के सामने ये साबित करने का कि भारत की आजादी तब तक अधूरी है जब तक मेरे लोगों को न्याय नहीं मिलता। महाड़ के पानी ने मेरे लोगों को आत्मसम्मान दिया था। मनुस्मृति की आग ने उन्हें क्रांति की ताकत दी थी। अब वक्त था इस ताकत को दिल्ली के गलियारों से होते हुए लंदन तक ले जाने का। मुझे पता था सिर्फ समाज सुधार से आजादी नहीं मिलेगी, हमें राजनीतिक ताकत चाहिए। ये वो दौर था जब मैं अपने जीवन के सबसे बड़े राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्ष से गुजर रहा था। मेरी पत्नी रमाई मेरी ढाल बनकर खड़ी थी। जब मैं विदेश में शिक्षा ले रहा था, जब मैं भारत में अपमान सह रहा था, रमाई ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हमारे बच्चों को संभाला, गरीबी को सहा। मुझे पता है मैंने उन्हें कभी वो आराम और सम्मान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। मेरा जीवन एक मिशन था और उस मिशन में सबसे बड़ी आहुति उन्होंने ही दी थी। मुझे याद है जब मैं अपने आंदोलन में व्यस्त रहता था, रमाई ने घर को संभाला। वे कई बार भूखी रहीं, पर उन्होंने कभी मेरे काम में बाधा नहीं डाली। उन्होंने मेरी किताबों को, मेरे अखबारों को अपने बच्चों की तरह पाला।
वे मेरी सबसे बड़ी समर्थक थीं, मेरी सबसे बड़ी शक्ति। उनका त्याग अकथनीय है। इस व्यक्तिगत बलिदान के बल पर मैं राजनीतिक मोर्चे पर उतरने को तैयार था। 1930 का साल। मुझे ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। मैं वहां भारत के करोड़ों दलितों का प्रतिनिधि बनकर गया था। ये पहली बार था जब मेरे लोगों की आवाज सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठने वाली थी। जब मैं उस गोलमेज सम्मेलन में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के बीच बैठा तो मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। मैंने वहां साफ शब्दों में कहा, भारत की समस्या सिर्फ विदेशी हुकूमत नहीं है। भारत की असली समस्या यहां की जाति व्यवस्था है। इस देश में करोड़ों लोग आजादी की नहीं बल्कि इंसानियत की तलाश में जी रहे हैं। मैंने जोर देकर कहा, जब तक मेरे लोगों को राजनीतिक ताकत नहीं मिलेगी तब तक अंग्रेजों के जाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें एक और गुलामी मिलेगी, वो होगी ऊंची जाति के हिंदुओं की गुलामी। मैंने वहां अपने लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। मेरा तर्क साफ था, अगर मेरे लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा तो उनका प्रतिनिधि हमेशा उच्च जाति के नेताओं का गुलाम रहेगा और हमारे हक की बात नहीं कर पाएगा। पृथक निर्वाचन मंडल ही हमें अपनी राजनीतिक पहचान दे सकता था। ब्रिटिश सरकार ने मेरी मांग पर सहमति जताई, लेकिन इस मांग का सबसे बड़ा विरोध भारत में ही हुआ। और यह विरोध किसी और ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी ने कहा कि पृथक निर्वाचन मंडल से हिंदू समाज बंट जाएगा। मैं उनका सम्मान करता था, पर मेरे लिए मेरी कौम की सुरक्षा और अधिकार सर्वोपरि थे। मैं जानता था कि अगर हमने ये मौका खो दिया तो हम हमेशा के लिए किनारे कर दिए जाएंगे। 1932 पूना समझौता। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन और दर्दनाक अध्याय था। गांधी जी ने मेरे पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। वे यरवदा जेल में थे। उनका जीवन दांव पर था। पूरा देश मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं अपनी मांग वापस ले लूं, नहीं तो गांधी जी की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा। मुझे धमकियां मिली। मुझे गद्दार कहा गया। मेरी आत्मा चीख रही थी। एक तरफ मेरे लोगों का भविष्य था जिसे मैंने इतनी मुश्किल से हासिल किया था, दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े नेता का जीवन था। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो मेरे लोगों पर पूरे देश की हिंसा टूट पड़ती। मेरे संगठन को कुचल दिया जाता। मैंने रात भर सोचा। मेरी आंखों से नींद गायब थी। रमाई ने मुझे दिलासा दिया, पर वे भी जानती थीं कि यह फैसला कितना बड़ा है। मैंने झुकने का फैसला किया, पर समझौते के साथ। मैं गांधी जी से मिला। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं इस देश का दुश्मन नहीं हूं। मैं समाज को तोड़ना नहीं चाहता, मैं तो उसे जोड़ना चाहता हूं न्याय के आधार पर। हमने एक समझौता किया। मैंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा कर दी गई। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर दस्तखत हुए। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने गांधी जी को नया जीवन दिया, पर अपने लोगों के लिए एक बड़ी जीत का रास्ता बदल दिया। ये मेरे लिए एक राजनीतिक हार थी, पर मेरे लोगों की जान और उनके भविष्य की रक्षा थी। पूना समझौते से मेरे लोगों को आरक्षण मिला। उन्हें देश की राजनीति में एक मजबूत जगह मिली। यह साबित हो गया कि अब उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैंने अपने लोगों को राजनीतिक रूप से और संगठित करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। मैं सिर्फ अधिकार नहीं मांग रहा था, मैं अब सत्ता में भागीदारी चाहता था। मेरा मिशन अब साफ था, कानून बनाना। मुझे पता था कि अब मैं उन जगहों पर पहुंच गया हूं जहां से मैं अपने लोगों के लिए और देश के हर गरीब और मजबूर व्यक्ति के लिए न्याय का नया कानून बना सकता हूं। ये सब संघर्ष करते हुए मेरी रमाई मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा, मेरी सबसे बड़ी शक्ति 1935 में मुझे छोड़कर चली गई। मैं टूट गया था, पर उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में मेरे मिशन का समर्थन किया। मुझे उन्हीं के त्याग और बलिदान की शक्ति से आगे बढ़ना था। मैंने तय किया, अब मेरा हर काम रमाई के सपनों को पूरा करने के लिए होगा। उनका सपना था मेरे लोगों की आजादी। पूना समझौते ने मुझे राजनीतिक मंच दिया था। अब मैं सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं था, मैं एक कानून निर्माता था। मेरा अगला मिशन था इस ताकत का इस्तेमाल करके उन लोगों के जीवन में बदलाव लाना जो सदियों से दोहरी गुलामी झेल रहे थे, एक जाति की और दूसरी शोषण की। मैंने अपनी स्वतंत्र लेबर पार्टी के जरिए 1937 के चुनावों में हिस्सा लिया। हम जीते। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं थी, ये उस आवाज की जीत थी जिसे सदियों तक दबाया गया था। अब मुझे विधानसभा के अंदर से एक मजबूत जगह से लड़ने का मौका मिला। विधानसभा में मेरी लड़ाई सिर्फ अछूतों के लिए नहीं थी। मेरी लड़ाई थी देश के हर दबे हुए वर्ग के लिए, किसान, मजदूर और औरतें। मैं जानता था कि जब तक गरीब मजदूरों और किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक देश की असली आजादी नहीं आ सकती।
मैंने आवाज उठाई जमींदारी प्रथा के खिलाफ। ये वो व्यवस्था थी जिसने किसानों को भूखा मार दिया था। मैंने किसानों के कर्जों को कम करने और उन्हें उनकी जमीन पर अधिकार दिलाने के लिए कड़े कानूनों की मांग की। मेरी हर बहस में, मेरी हर मांग में मेरे लोगों का दर्द छिपा होता था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी और सबसे प्रभावी लड़ाई मुझे तब लड़नी पड़ी जब मैं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य, लेबर मेंबर के रूप में नियुक्त हुआ। ये 1942 का साल था। मैं देश की सबसे बड़ी कार्यकारी संस्था में पहुंच गया था। श्रम सदस्य के रूप में मैंने मजदूरों के लिए ऐसे ऐतिहासिक कानून बनाए जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुझे याद है, मैंने कहा था, मजदूरों के पास सिर्फ उनका श्रम है। अगर वो भी सुरक्षित नहीं है तो वे कैसे जिएंगे? मैंने फैक्ट्री अधिनियम में बड़े बदलाव करवाए। मैंने मजदूरों के काम के घंटे 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करवाए। ये किसी क्रांति से कम नहीं था। जहां मजदूरों को दिन रात काम करना पड़ता था, वहां उन्हें सम्मानजनक आराम मिला। मैंने मजदूरों को छुट्टियां दिलवाईं। मैंने उनके महंगाई भत्ते के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना की नींव रखी। यही योजना मजदूरों को बीमारी, दुर्घटना और बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करने वाली थी। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच था जो किसी भी मजदूर को भारत में पहले नहीं मिला था। मैंने महिला मजदूरों के लिए भी आवाज उठाई। मैंने उनके लिए मातृत्व लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट की शुरुआत की। मैंने कहा, महिलाएं राष्ट्र की निर्माता हैं। अगर उनका स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है तो राष्ट्र कैसे मजबूत बनेगा? ये सब करते हुए मैं लगातार अपने बौद्धिक मिशन पर भी काम कर रहा था। मेरी कलम कभी नहीं रुकी। मुझे पता था कि कानून से सिर्फ बाहरी ढांचा बदलता है, पर विचारों से समाज बदलता है। 1936 में मेरी सबसे क्रांतिकारी और सबसे विवादित पुस्तक आई, जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह किताब मेरे जीवन का निचोड़ थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये जातिवाद के खिलाफ मेरा घोषणा पत्र था। मैंने इसमें तर्क, इतिहास और विज्ञान से सिद्ध किया कि जाति कोई दैवीय व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ एक सामाजिक और आर्थिक शोषण का औजार है। मैंने इस किताब में सीधे सीधे कहा, जाति का विनाश तब तक नहीं होगा जब तक तुम धर्म ग्रंथों में लिखी उन बातों को नहीं नकारते जो असमानता सिखाती हैं। मैंने कहा, सिर्फ एक जाति को तोड़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पूरे जाति व्यवस्था को ही तोड़ना होगा। मैंने लोगों को सुझाव दिया कि अंतरजातीय विवाह करो, रोटी और बेटी का व्यवहार करो, क्योंकि जब तक खून का रिश्ता नहीं बनेगा तब तक दिल का रिश्ता नहीं बनेगा। इस किताब ने भारत के बौद्धिक जगत में भूचाल ला दिया। रूढ़िवादी लोग मुझसे नफरत करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं धर्म को खत्म कर रहा हूं, पर मैंने उनसे कहा, मैं धर्म को खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं उस गलत धर्म को खत्म कर रहा हूं जो इंसान को इंसान से अलग करता है। ये वो दौर था जब मेरी जिंदगी राजनीतिक और बौद्धिक मोर्चे पर एक साथ चल रही थी। मैं एक ही समय में मजदूरों के लिए कानून बना रहा था और जातिवाद की जड़ पर बौद्धिक हमला भी कर रहा था। मेरा हर कदम मेरे लोगों की मुक्ति की ओर था। मैं जानता था कि मेरी हर उपलब्धि रमाई के त्याग को एक नया अर्थ देगी। मेरा मिशन अब सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय हो गया था। मैं भारत के लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहा था जहां कोई किसी से जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा ना हो। अब वक्त आ चुका था कि मैं अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग भारत के भविष्य के सबसे बड़े दस्तावेज के लिए करूं। अब 1946 का साल था। भारत की आजादी नजदीक थी। देश को एक नए नियम, एक नए संविधान की जरूरत थी। मेरे मन में एक ही विचार था, भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर अपमानित न करे। एक ऐसा दस्तावेज जो सबको समानता, स्वतंत्रता और न्याय दे। लेकिन मेरे संविधान सभा में प्रवेश का रास्ता आसान नहीं था। कांग्रेस पार्टी, जो उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी, नहीं चाहती थी कि मैं सभा में आऊं। उन्हें डर था कि मैं उनके रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दूंगा। उन्हें लगता था कि एक अछूत व्यक्ति देश का कानून कैसे बना सकता है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक संघर्ष इसी समय शुरू हुआ। मैं पहले बंबई से चुनाव लड़ा, पर कांग्रेस ने मुझे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मैं चुनाव हार गया। ये मेरे लिए एक बड़ा झटका था। मुझे लगा कि क्या देश अब भी मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पास ज्ञान था, तर्क था और दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों की समझ थी। बंगाल के कुछ नेताओं ने मेरी काबिलियत को समझा। जोगेंद्र नाथ मंडल और उनके समर्थकों ने मेरी मदद की। मुझे बंगाल से चुनकर संविधान सभा में भेजा गया। ये मेरे लिए सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं था, ये उस करोड़ों लोगों की जीत थी जिनकी आवाज को वर्षों से दबाया गया था। जब मैं संविधान सभा में पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां से मैं अपने सारे दर्द को शक्ति में बदल सकता हूं। संविधान सभा में प्रवेश तो हो गया, पर चुनौती अभी बाकी थी। वहां कई बड़े वकील, नेता और विद्वान थे।
मैं वहां अपनी तर्कशक्ति और ज्ञान के बल पर बोलता था। मेरी हर बात, मेरा हर तर्क इतना मजबूत होता था कि कोई उसे काट नहीं पाता था। और फिर मेरे जीवन का सबसे महान क्षण आया। संविधान सभा के बड़े बड़े नेताओं ने महसूस किया कि इस देश के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत और सबसे न्यायपूर्ण संविधान कोई बना सकता है तो वो मैं हूं। हाँ, वही व्यक्ति जिसे कभी पानी पीने की इजाजत नहीं थी। मुझे संविधान की मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जिम्मेदारी एक ऐसे अछूत के बेटे को दी गई जिसने अपना पूरा जीवन उस व्यवस्था से लड़ने में बिता दिया था जिसने उसे जन्म दिया था। ये मेरे लिए गर्व की बात थी, पर उससे ज्यादा ये एक ऐतिहासिक दायित्व था। जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली तो मेरे कंधों पर करोड़ों भारतीयों का भविष्य था। रात दिन मैंने काम किया। मेरे सहयोगी याद करते हैं कि मैं हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान देता था। संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं थी, ये मेरे जीवन का निचोड़ था। मुझे अपनी रमाई की याद आती थी। मुझे याद आता था बड़ौदा का अपमान। मेरे हर शब्द में, मेरे हर अनुच्छेद में मेरा दर्द और मेरी प्रतिज्ञा छिपी थी। मैंने तय किया कि इस देश में अब कोई बच्चा मेरे जैसा अपमान नहीं सहेगा। संविधान सभा में रोज गर्मागर्म बहस होती थी। मेरे ऊपर हमेशा दबाव होता था। कुछ लोग समानता नहीं चाहते थे, कुछ लोग आरक्षण नहीं चाहते थे, कुछ लोग महिला अधिकार नहीं चाहते थे, पर मैं डटा रहा। मैंने तर्क और कानून की ताकत से हर रूढ़िवादी विचार को हराया। मैंने कहा, संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह एक सामाजिक बदलाव का दस्तावेज है। अगर ये संविधान समानता नहीं देता तो ये किसी काम का नहीं। मैंने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लिखा, अनुच्छेद 17। यह अनुच्छेद कहता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध किया जाता है। जब मैंने ये अनुच्छेद संविधान में डाला तो मेरे भीतर का वो बच्चा जिसे स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था, जिसे प्यासा रहना पड़ता था, वो शांत हो गया। ये सिर्फ एक अनुच्छेद नहीं था, ये सदियों की गुलामी को खत्म करने वाला मुक्ति का मंत्र था। मैंने हर नागरिक को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सबसे जरूरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। मैंने संविधान को वो आत्मा दी जिसे अगर कोई सरकार या व्यक्ति कुचलना चाहे तो लोग कोर्ट जा सकें। संविधान का निर्माण मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये वो हथियार था जिसके बल पर मेरे लोग हमेशा सम्मान से जी सकते थे। संविधान सभा का काम पूरा हो चुका था। मैंने दिन रात एक करके एक ऐसा दस्तावेज बनाया था जो किसी धर्म या जाति की किताब से नहीं बल्कि न्याय और समानता के सिद्धांतों से चलेगा। 26 नवंबर 1949 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने अपना संविधान स्वीकार किया। जब मैंने संविधान सभा के सामने खड़े होकर अपना अंतिम भाषण दिया तो मेरी आंखें भर आई थीं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। मैंने उस दिन कहा था, हम राजनीतिक लोकतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं, पर हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन अभी भी असमानता से भरा है। अगर हम इस असमानता को दूर नहीं करेंगे तो ये राजनीतिक लोकतंत्र कभी भी खतरे में पड़ सकता है। मैंने देश को चेतावनी दी थी कि राजनीतिक आजादी मिल गई है, पर सामाजिक आजादी अभी बाकी है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक लड़ाई संविधान को लागू करने के बाद शुरू हुई। ये लड़ाई थी हिंदू कोड बिल को पास कराने की। ये बिल मेरे दिल के सबसे करीब था। मैंने देखा था कि हिंदू धर्म में महिलाओं को पुरुषों से भी ज्यादा दयनीय और अपमानजनक जीवन जीना पड़ता था। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, उन्हें तलाक का अधिकार नहीं था और उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता था। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये मेरी रमाई के त्याग को श्रद्धांजलि थी। यह उन लाखों महिलाओं को सम्मान देने का मेरा तरीका था जो सदियों से मौन थीं। मैंने तय किया था कि अब मैं महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दूंगा। हिंदू कोड बिल में मैंने कई क्रांतिकारी बदलाव प्रस्तावित किए। 1. तलाक का अधिकार, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार देना। 2. संपत्ति का अधिकार, पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर हिस्सा देना। 3. विवाह, एक पत्नीत्व मोनोगमी को कानूनी बनाना। यह बिल मेरे लिए सामाजिक क्रांति का अंतिम चरण था, पर इस बिल का विरोध इतना जबरदस्त हुआ कि मेरी आत्मा कांप उठी। रूढ़िवादी नेता, धार्मिक गुरु और यहां तक कि मेरे अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी मेरे खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम हमारे धर्म को खत्म कर रहे हो, तुम हमारी परंपराओं को तोड़ रहे हो। मैंने उन्हें जवाब दिया, मैं धर्म को नहीं तोड़ रहा हूं, मैं उस अन्याय को तोड़ रहा हूं जो महिलाओं को इंसान नहीं मानता। अगर आपका धर्म समानता नहीं सिखाता तो वह धर्म कैसा? संविधान के निर्माण के समय मुझे जो सम्मान मिला था वो सब इस बिल के विरोध में बदल गया। मुझे अपमानित किया गया, मुझे गालियां दी गईं। संसद में बहस घंटों तक चली, पर रूढ़िवादी ताकतों ने बिल को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की। पंडित नेहरू मेरे साथ थे, पर वे भी इस विरोध के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। मेरे जीवन में यह सबसे निराशाजनक क्षण था।
मुझे लगा कि मैंने संविधान तो बना दिया, पर इस देश के लोगों की सोच को नहीं बदल पाया। मेरा सपना टूट गया था। मैं महिलाओं को उनका सम्मान नहीं दिला पाया था। आखिरकार सितंबर 1951 में मैंने हार मान ली। मेरी आत्मा ने कह दिया, जिस मंत्रिमंडल में मैं महिलाओं को न्याय नहीं दिला सकता, उस मंत्रिमंडल में मेरा रहना बेकार है। मैंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये उस महान योद्धा का आत्मसमर्पण था जिसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, पर समाज की रूढ़िवादिता के सामने हार मान ली। जब मैंने इस्तीफा दिया तो मेरी आंखों में सिर्फ एक ही दर्द था, न्याय की असफलता। मैंने सोचा, अगर मैं मंत्री बनकर भी अपने देश की महिलाओं को न्याय नहीं दिला सकता तो ये राजनीति मेरे किसी काम की नहीं। मेरा इस्तीफा भारत की राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह दर्शाता है कि सत्ता मेरे लिए सिर्फ एक साधन थी, साध्य नहीं। जब मैंने अपने सिद्धांतों पर समझौता होते देखा तो मैंने सत्ता को लात मार दी। इस हार के बाद मैं राजनीतिक दुनिया से थोड़ा दूर हो गया। अब मेरा ध्यान फिर से मूल समस्या पर गया। मुझे लगा कि जब तक लोग उस धर्म में रहेंगे जो उन्हें असमानता सिखाता है, तब तक वे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैंने तय किया कि अब मुझे अपने लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाना होगा जहां समानता और सम्मान हो, जहां कोई ऊंच नीच न हो। मैंने 1935 में ही यवतमाल में ऐलान कर दिया था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, पर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इस घोषणा को मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन के रूप में लिया। मैंने दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया। मैंने ईसाईयत, इस्लाम, सिख धर्म और बौद्ध धर्म को गहराई से पढ़ा। मुझे अपने लोगों को एक ऐसा घर देना था जहां समानता, ज्ञान और करुणा हो। मुझे एक ऐसा धर्म चाहिए था जहां किसी का अपमान न हो। गहन अध्ययन के बाद मेरा मन भगवान बुद्ध के उपदेशों पर आकर ठहर गया। बौद्ध धर्म ने कहा, प्रज्ञा, ज्ञान, करुणा, दया और समानता। ये वो धर्म था जो किसी ईश्वर को नहीं मानता था, बल्कि इंसान को इंसान मानता था। मेरे लिए यह फैसला सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, यह मेरे लोगों को मानसिक गुलामी से मुक्त करने का अंतिम हथियार था। ये एक ऐसी क्रांति थी जो तलवार से नहीं, बल्कि शांति और आत्मसम्मान से लड़ी जानी थी। मैंने अपने लोगों से कहा, जिस धर्म में तुम्हें इंसान नहीं माना जाता, उस धर्म को त्याग दो, अपने आत्मसम्मान को बचाओ। 14 अक्टूबर 1956। ये मेरे जीवन का और मेरे लोगों के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। नागपुर की दीक्षा भूमि। लाखों लोग मेरे साथ वहां पहुंचे थे। वे ट्रेन से, बैलगाड़ी से, पैदल चलकर आए थे। वे सिर्फ धर्म बदलने नहीं आए थे, वे सदियों की गुलामी को त्यागने आए थे। वहां मंच पर खड़े होकर जब मैंने अपने लोगों को देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे। ये आंसू उस बच्चे के थे जिसे प्यासा रहना पड़ा था। ये आंसू उस युवा के थे जिसे अपमानित किया गया था, पर आज ये आंसू मुक्ति के थे। मैंने सबसे पहले 3 शरण ली और 5 शीलों का पालन करने का संकल्प लिया। फिर मैंने अपने लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं। वे प्रतिज्ञाएं सिर्फ धार्मिक नहीं थीं, वे सामाजिक और नैतिक क्रांति का घोषणा पत्र थीं। मैंने उन्हें कहा कि अब वे किसी भी तरह की ऊंच नीच को नहीं मानेंगे, वे सबको समान मानेंगे। जब मेरे लाखों लोगों ने मेरे पीछे बुद्धं शरणं गच्छामि कहा तो वो आवाज सिर्फ नागपुर में नहीं गूंजी, वो आवाज पूरे भारत के इतिहास में गूंज गई। ये मेरे जीवन का सबसे सफल क्षण था। मैंने अपने लोगों को सम्मान और शांति का रास्ता दिखा दिया था। दीक्षा के बाद मेरा स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। मेरा शरीर थक चुका था। मैंने अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया था, चाहे वो गरीबी हो, बीमारी हो या राजनीतिक दबाव, पर मेरी कलम नहीं रुकी। अपने अंतिम दिनों में मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म लिखने में व्यस्त था। मैं चाहता था कि मेरे लोग बुद्ध के असली संदेश को समझें। मेरा अंतिम संदेश हमेशा वही रहा जो मेरे जीवन का मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैंने अपने अंतिम भाषणों में लोगों को समझाया, मेरा संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। तुम्हें मेरे जाने के बाद भी इस मिशन को आगे बढ़ाना है। तुम्हें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, तुम्हें अपने अधिकार मांगने हैं, तुम्हें इस देश को महान बनाना है। 6 दिसंबर 1956। दिल्ली में अपनी अंतिम किताब पूरी करने के बाद मेरा शरीर थक गया और शांत हो गया। यह मेरा महापरिनिर्वाण था। जब मेरी देह शांत हुई तो मैंने पीछे सिर्फ एक अधूरा काम छोड़ा। वो था जाति विहीन समाज का सपना। मैंने उन्हें एक संविधान दिया था, एक रास्ता दिया था और एक पहचान दी थी। आज जब तुम मेरी कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, मेरे जूते, मेरा कोट, मेरी डिग्री, ये सब मेरा नहीं था। ये सब उस बच्चे का था जिसे स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था। मैंने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि कोई और बच्चा कभी अपमानित न हो। मेरा जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं था, मेरा जीवन एक संदेश था। एक संदेश की ज्ञान ही ताकतीय है और आत्मसम्मान ही सच्चा धन है। लड़ो और जीतो। आज 6 दिसंबर है।
ये वो दिन है जब हमारे महानायक, हमारे मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया था। ये दिन हमारे लिए महापरिनिर्वाण दिवस है, शांति का दिन, पर साथ ही संकल्प का दिन। हमने आज उनकी पूरी जीवन गाथा सुनी, एक छोटे अपमानित बालक से लेकर भारत के संविधान निर्माता बनने तक का सफर। हमने उनके आंसू देखे, उनका संघर्ष देखा, बड़ौदा की बारिश में भीगी हुई वो रात भी महसूस की। मेरे दोस्तों, बाबा साहेब ने जो दर्द सहा वो सिर्फ उनके लिए नहीं था। वो दर्द उन्होंने अपनी कौम की आज़ादी के लिए और इस देश में हर इंसान की समानता के लिए सहा। उन्होंने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, उन्होंने हमें आत्मसम्मान से जीना सिखाया। आज जब उनकी कहानी हिडन बुक्स के माध्यम से आप तक पहुंची है, तो इस संदेश को सिर्फ सुनकर मत भूल जाना। उनके संघर्ष को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बनाओ। याद रखना उनका अंतिम संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमें उनके सपने को पूरा करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां कोई किसी से जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा न हो, जहां हर इंसान को सम्मान मिले। यही उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस ऐतिहासिक सफर में जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ज्ञान की ये मशाल जलाए रखना। जय भीम।